गहलोत सरकार के 2 साल पूरे, गुड गवर्नेंस का दावा। पीसीसी चीफ बोले, जन घोषणा पत्र के 501 वादों में से 252 पूरे किए। कोविड मैनेजमेंट को देश भर में सराहा गया। कृषि क्षेत्र पर फोकस, वृद्ध किसानों को पेंशन और कर्ज माफी रही बड़ी उपलब्धि। कृषि प्रसंस्करण 1000 करोड़ का कृषक कल्याण कोष गठित किया। निरोगी राजस्थान के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। 79,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। 43,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन। बीजेपी ने सरकार को बताया विफल, मनाया ब्लैक डे। शानदार 2 साल, आगे कौन सी चुनौतियां? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। राज्य सरकार की आज दूसरी वर्षगांठ है। सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए अगर फ्लैशबैक में चलें और 2018 में जाएं तो याद करिए 163 विधायकों वाली भाजपा को मतदाताओं ने 71 पर समेट दिया था और कांग्रेस का आंकड़ा 99 पर आकर ठहर गया था। आरएलडी के सुभाष गर्ग के समर्थन के साथ कांग्रेस 100 पर पहुंची थी, यानी सरकार बहुमत में तो आई लेकिन बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं थी। इसलिए तभी से गाहे बगाहे ये बातें उठना शुरू हो गई थीं कि सरकार को स्थायित्व के संकट से जूझते रहना होगा। बाद में 1 सीट और कांग्रेस ने जीती और अशोक गहलोत के राजनीतिक चातुर्य की बदौलत 11 निर्दलीयों और 6 बसपा विधायकों के समर्थन से सरकार सुविधाजनक स्थिति में पहुंची। हालांकि फिर भी इस साल के जून-जुलाई महीने प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के नाम रहे, जिसको आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं। पर सरकार सुरक्षित है और सरकार का दावा है कि उसने कोरोना जैसी गंभीर चुनौतियों के बावजूद बेहतरीन काम किया है। भाजपा इस दावे को खारिज करती रही है और आज पार्टी ने कई तरह से अपना विरोध दर्ज कराया, ब्लैक डे मनाया। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि सरकार के 2 साल के कामकाज की रेटिंग क्या। कांग्रेस सरकार के सुशासन के दावे कितने सही हैं? और अब जो बाकी कार्यकाल बचा है सरकार का, उसमें सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं? आरसी चौधरी जी हैं हमारे साथ आज, कांग्रेस प्रवक्ता। नीरज जैन साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। चौधरी साहब, पहले आपके पास, और आप सरकार की 3 बड़ी उपलब्धियां बता दीजिए, साथ में यह भी बता दीजिए कि किन चुनौतियों से पार पाकर आपने ये उपलब्धियां हासिल की और आगे क्या चुनौतियां हैं। चौधरी साहब। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के आशीर्वाद से राजस्थान के अंदर दिसंबर 17, 2018 को जब सरकार का गठन हुआ था, उस गठन के बाद में जो राज्य की जनता के बीच में हम जो 502 वादे लेके गए थे, हाँ जी, उन वादों पे हमने जनता के खरे उतरने का एक प्रयास किया। उसके अंदर हमने घोषणा पत्र में तय किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी, सरकार बनते ही सबसे पहला सरकार का निर्णय होगा वो किसानों के हित में निर्णय होगा। 10 दिन में किसान कर्ज माफी की जाएगी, लेकिन 10 दिन नहीं 2 दिनों के अंदर 19 दिसंबर को ही प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी घोषणा की। इसी घोषणा के साथ साथ जब 29 दिसंबर का दिन आया, 10-12 दिन ही हुए थे, जो घोषणा पत्र था उसको सरकारी दस्तावेज के रूप में तैयार किया हमने। उस सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं, चुनावी जुमले नहीं, चुनावी वादे नहीं, उस वादे को एक सरकारी दस्तावेज तैयार किया। उस दस्तावेज के आधार पे आज तक हमने जो 501 वादे किए थे, उसमें से 252 वादे पूरे करके 2 साल के अंदर में राज्य की जनता को सौगात दी। हमने राज्य एक ऐसे हालात में मिला था जहां पे प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहा था और हताश और निराश युवा दर दर में भटक रहा था। और देश के अंदर पहली बार कहीं पे अगर युवा आत्महत्या के गले लगाया तो वो अलवर की घटना आज भी हमें विचलित करने वाली नजर आती है। ऐसी प्रदेश जो हमें सौगात के रूप में मिला था, उस प्रदेश के अंदर हमने राज्य के अंदर 79,000 सरकारी नौकरियों का लोगों को रोजगार दिया और आज 35,000 प्रक्रियाधीन है जो जल्दी ही इसी साल के अंदर पूर्ण हो जाएंगी। इस राजस्थान की जनता की यह सबसे बड़ी चुनौती थी, भय था कि कैसे हम हमारे जीवन को बचा पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि ये जो साल है वो जिंदगी का साल है और इस जिंदगी के साल के अंदर राजस्थान की सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा का करके और राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को यह आश्वस्त किया कि राजस्थान की जनता
सुरक्षित हाथों के अंदर है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान में जहां पे लोगों का रोजगार चला गया, जहां पे लोगों को जीवन की चुनौती थी, उस जीवन की चुनौती के बीच में अगर हमने 8 रुपए में उसके भोजन, जो एक मध्यम वर्ग का जो एक अच्छा खाना खा सकता है, उसको देकर हमने सुनिश्चित किया कि ना हम उस किसी को भूखा सोने देंगे, ना हम किसी को स्वास्थ्य के प्रति चिंता करने देंगे, ना हम किसी को रोजगार के लिए भटकने देंगे, ना किसान को आत्महत्या के गले लगाने देंगे। ये तमाम जो वादे करके राजस्थान की सरकार ने जनता के बीच में संकल्प पूरे किए और हमने राजस्थान की जनता को संकल्प पूरे करके हमने हमारे कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ये कर्तव्य जो जनता के जनादेश है, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जो हमें जो देने को जो मिला, अवसर मिला, वो हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए। 3 बातें आपने जो कही, उनमें एक आपने कहा कि किसानों का कर्जा आपने माफ़ किया, दूसरा आपने रोजगार की बात कही, तीसरा आपने कोरोना के प्रबंधन की बात कही और आपने बताया कि कैसे आपने इस क्षेत्र में बढ़िया काम किया। लेकिन नीरज जी इस पर इत्तेफाक नहीं रखते, वो कुछ बेताब हैं वो इस पर सवाल उठाने के लिए। बोले नीरज जी। राजस्थान की सरकार 2 साल पहले आज ही के दिन गठित होकर के सत्ता में आई। सत्ता में आने के लिए जो झूठ छल प्रपंच था उनका उन्होंने सहारा लिया। अच्छा। और किसानों को कर्जा माफी का छलावा दिया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का आश्वासन दिया, महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया। लेकिन एक भी वादा जो जिस जन घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं उसके आदि से लेकर अंत तक झूठ का पुलिंदा है। उसकी पहली घोषणा थी 1 से 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान के 59 लाख किसानों में से कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ? आज भी जो ये सरकारी आंकड़ा देते हैं उसके बाद भी 39 लाख किसान ऐसे हैं जिनका कर्जा आज तक बकाया है। उसका भूमि विकास बैंक का कर्जा बकाया है, उसका केसीसी का कर्जा बकाया है, उसका राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्जा बकाया है। तो ये कर्जा किसका माफ किया, ये आज तक सामने नहीं आया। सहकारी बैंक के जिस कर्जे की बात माफ करने की बात करती है उसकी घोषणा तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार कर गई थी। रही बात बेरोजगारी भत्ते की, हमारे एक मिनट, आपने कर्जे के ऊपर सवाल उठाया ना, मैं पहले कर्जे के ऊपर जवाब पहले मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं, हम अलग अलग बात कर लेंगे ना, अलग मुद्दों के ऊपर। तो आपने सबसे पहले कर्ज के ऊपर सवाल उठाया और ये सवाल शुरू से उठता आ रहा है आरसी चौधरी साहब। ये कहा गया था, ये साफ तौर पर कहा गया था कि सभी किसानों के सभी तरह के कर्जे माफ होंगे और भारतीय जनता पार्टी डे 1 से जब से सरकार बनी है तब से सवाल उठाती रही है कि या तो आपने कर्ज माफ करने में देरी की, अगर आपने कर्ज माफ किया तो जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके करीब 30,000 करोड़ किसान, 30 लाख जो किसान हैं उनका आपने केवल कर्जा माफ किया, जबकि 59 लाख किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ होना था कुल मिलाकर। आरसी चौधरी साहब। निश्चित रूप से जेपी शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इस राजस्थान के अंदर जो अंतिम भारतीय जनता पार्टी का बजट घोषणा पत्र था उसके अंदर 50,000 रुपए कर्जा माफी की घोषणा की थी और बजट के अंदर पैसे का प्रावधान नहीं किया। उन्होंने लोन लेके उन्हें कर्जा माफी की घोषणा की, उस लोन का अगर भुगतान किया तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और गहलोत की सरकार ने किया। आज इन किसानों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो तमाम बातें कर रहे हैं, यहां से 25 के 25 सांसद जीत के गए। आज जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो जीएसटी का पैसा है, केंद्रीय सरकारों के पास में जो पैसा है, हम उसे कह रहे हैं केंद्र की सरकार हमें कर्जा दे, लेकिन 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के भोंपू तो बन जाते हैं, लेकिन राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के हक की बात आती है तब वो इन बातों को भूल जाते हैं। आज इन किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जिन किसानों को ये खालिस्तानी करें, जिन किसानों को ये आतंकवादी करें और ये इन किसानों के प्रति छल्लावा ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज क्या वजह होगी? आप किसानों से संवाद नहीं कर पाए। आज किसान किस प्रकार की कड़कड़ाती ठंड के अंदर वहां किस प्रकार से अपने घर के बाहर रातों को बिता रहा है, किस प्रकार से पूरे देश का किसान उद्वेलित है। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के बारे में आप बात करने के हक नहीं है। ये जानने के लिए अगर किसानों के बारे में बात की होती तो आज राजस्थान का किसान, राजस्थान का अन्नदाता, देश का अन्नदाता सड़कों में नहीं होता। और उस किसान को आपने मजबूर किया अपनी विस्ता खाने के लिए, जो जनपद से देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहा था। लेकिन इस सरकार के संकल्प में कहीं किसान नाम की कोई चीज नहीं है। ये बात सही है क्या कि 59 लाख किसानों में से केवल 30 लाख किसानों को ही कर्ज माफी का लाभ मिलता है? ये बात सही है क्या? 18,92,000। ये बात सही है क्या? मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार ने जहां पे जो सहकारी समितियां थी, जो कोऑपरेटिव बैंक थे, जो भूमि ग्रामीण विकास बैंक थे, उन बैंक के तमाम जो किसान थे उन तमाम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी की गई। निश्चित रूप से जो राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उनका जो कर्जा है वो बकाया है और उसका बकाया भी पूरा करने के लिए राजस्थान की सरकार प्रतिबद्ध है। जरूरत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद, क्या जो केंद्र की सरकार के अंदर हमारा जीएसटी का जो पैसा बकाया है, जो एक एक रुपए की कौड़ी के लिए वो हिसाब करने के लिए तैयार है, क्या राजस्थान के हक और हकूक की बात करने के लिए केंद्र की सरकार के सामने बोलने का वादा रखते हैं? ठीक है, ये आपका सवाल है। किसान की जो वेतना जारी करते हैं उसकी वहां पे बात उठाने के लिए संसद के अंदर जा सकते हैं। ये आपका सवाल है और मेरा सवाल ये है नीरज जी आपसे, इसका भी जवाब आप दीजिए और मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। वो ये है, आप कहते हैं कि सरकार ने झूठ बोला, पहले तो झूठा वादा किया और बाद में ये झूठ कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। मान लिया कि ये झूठ है, लेकिन एक बात बताइए कि
पंजाब हरियाणा के किसानों को झूठे तरीके से बरगलाकर बहलाकर ये सरकार इतना बड़ी, ये कांग्रेस पार्टी अगर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है, तो राजस्थान के किसान आपके शब्दों में जो चले गए, जो गलत वादा खिलाफी करके और सरकार में सत्ता में आ गई और फिर वादा खिलाफी कर गई, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, तो इस सत्य के साथ क्या आप किसानों को एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते थे? क्यों चुक गए आप? या तो बात में दम नहीं था, शर्मा जी, या फिर आपके संगठन की का फेल्योर माना जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठ करके जो बड़ी बड़ी बातें चौधरी साहब कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि जीएसटी का कौन सा हक आज तक उनको नहीं मिला, जीएसटी का कौन सा पैसा इनको आज तक नहीं मिला। जीएसटी का जो हक बनता है राजस्थान का, वो लगातार केंद्र सरकार देती रही है। रही बात किसानों की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसानों के कर्जा माफी की बात पर तो ये एकदम से आ गए कि साहब हम और चुकाना चाहते हैं। अभी तक कह रहे थे हमने कर्जा माफ कर दिया, ये हमने तो बोला ना, जो बोले ना नहीं बोला, लेकिन आप जो आप गलत थे बोलेंगे कि जीएसटी का पैसा बकाया नहीं है, तो जीएसटी का पैसा नहीं है तो किस प्रकार से केंद्र की सरकार निकाला? चौधरी साहब सुनिए, चौधरी साहब आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी सुनिए प्लीज। ये भोपू बोल रहे हमारे, अरे सर सुनिए, कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं राजस्थान के भ्रष्ट निकम्मी कर्मण्य सरकार, ये राजस्थान के इतिहास की है, जिसके राज्य में ये आपके किसान हो, दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, तमाम लोग प्रतिदिन ये देखने को पता था कितने बंदे के फांसी में झुलसते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के था, भ्रष्टाचार चरम पे था और भ्रष्टाचार की सरकार अपने जनता को सौगात के रूप में दी थी। भत्ते की तलाश ठीक है, श्याम सुंदर जी 11 लाख ग्रेजुएट है जिनको इन्होंने भत्ता नहीं दिया, आज भी वो 35 रुपए मांग रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर सवाल करता हूं। हमने रोजगार दिया, ठीक है, जिन 79,000 भर्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं रोजगार पर आ रहा हूं। नीरज जैन साहब, नीरज जैन साहब रोजगार की बात करता हूं। एक लोगों को सरकारी रोजगार नहीं दे पाए थे, तुम्हारे नाम से नौकरी मांगते थे, जो किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गिराव करते थे, युवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गिराव करते थे, पूरी छुपेगा नहीं राजस्थान। अब मैं सवाल कर लूं, अब सुनिए, अब नीरज जी अब मैं सवाल कर लूं, अब सुनिए सुनिए, अरे ठीक है, अब सुनिए, तो अब सुनिए, एक मिनट आप दोनों पानी पी लीजिए। ठीक है नीरज जी, आप पानी पीजिए। श्याम सुंदर जी आप मेरी बात सुनिए, श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, अब आप चौधरी जी आप शुरू मत हो जाइएगा। चौधरी जी, चौधरी जी सुनिए, अरे ठीक है नीरज जी, आप कहां तक बोलते रहेंगे? सुनिए, तो अपनी पार्टी को आप ये एश्योरेंस देकर आए हैं क्या कि मैं जीत कर ही आऊंगा डिबेट में? यही कह के आए हैं ना, ये कहकर आए हैं ना कि डिबेट में जा रहा हूं। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, अरे सुनिए सुनिए, ठीक है ठीक है ठीक है, मुद्दों से इतनी बातें कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का लोगो बनना, इनका सिर्फ विकास की भूमिका नहीं है, इनका सिर्फ एग्रीमेंट है, नकारात्मकता है और राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम है इनका। एनपीए की श्रेणी में किसान आ गए। अब मेरा सवाल लेंगे क्या आप नीरज जी? अगर आप में साहस है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, छोड़िए आपस में बहस छोड़िए। श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम जी आप दोनों मित्रों को सुन रहे हैं। असली मुद्दा आकर किसी भी सरकार की समीक्षा जब कामकाज की होती है तो ठहरता है या तो रोजगार पर सबसे बड़ा, या फिर ठहरता है महंगाई पर। महंगाई चूंकि केंद्र से जुड़ा हुआ है संभव, रोजगार की असली बात है। अब मैं रोजगार के ऊपर आता हूं। आप अगर ये किसानों की कर्ज माफी के ऊपर कुछ बताना चाह रहे हैं श्याम जी, तो उसके बारे में बोल दिए, लेकिन रोजगार को लेकर के आज इस सरकार को आप किस तरह से रेट करेंगे? ओवरऑल जो कामकाज है, चूंकि समय कम बचा है, मैं आपसे सवाल सीधा ले लेता हूं, ओवरऑल जो कामकाज है सरकार का, उसको कैसे रेट करते हैं श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए जेपी शर्मा जी, कर्जा माफी की बात तो शुरुआत तो वसुंधरा जी ने की थी 10,000, फिर 50,000, फिर उन्होंने कहा हम सारे कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन कर्जा हकीकत में पूरा माफ नहीं हो पाया। ये बात सही है कि 20,50,000 किसानों का 7,692 करोड़ रुपया माफ हुआ। इसके अलावा 28,000, 16,000 सीमांत और लघु किसानों का 290 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। कॉमर्शियल बैंकों का तो विधानसभा में स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया था कि नहीं माफ कर पा रहे हैं, 2 लाख रुपए तक का अगर समझौता करा दीजिए और तो हम माफ कर देंगे। तो ये नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया, संभव नहीं हो पाया। अब रोजगार की बात कह रहे हैं तो सरकारी तौर पर पूरी तरह से रोजगार देना ना तो बीजेपी के हाथ में रहेगा ना कांग्रेस के हाथ में रहेगा। ये बात सही है कि इन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार हकीकत में 75,000 लोगों को सालाना रोजगार देना था, वो अपने वादे पे पूरा नहीं हुआ, ये बात सही है। और सरकारियां भर्ती बाकी है, चल रही है, वो विचाराधीन है जिस तरह से चलेगी। लेकिन चुनौती अब सबसे बड़ी ये आ गई है कि जिस सरकार के सामने अगर 10 महीने कोरोना काल के हो, 8 महीने की आचार संहिता हो और 34 दिन में बाड़ेबंदी, उसके अलावा राज्यसभा के लिए बाड़ेबंदी, ये तीनों स्थितियां को देखते हुए हमारे यहाँ जिस प्रकार की आर्थिक संकट का समय आ गया है, और मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि हम 10,800 करोड़ के प्रोजेक्ट
फिर से शुरू करने की बात हो रही है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, ये है चुनौती सबके सामने। लेकिन ये भी बात सही है कि प्रतिपक्ष जिस प्रकार से आरोप लगाता है, उनका अधिकार है कि वो कमियों को गिनाए, और उन्होंने आज ब्लैक दिवस बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी उनको सबसे बड़ा सहयोग ये करना चाहिए कि जो ईस्टर्न कैनाल की बात है, जो हमेशा कहता हूं 35,000 करोड़ का जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसको हम केंद्र सरकार के सहयोग के बिना पूरा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने जब विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो रही थी तो अजमेर में ही घोषणा की थी कि हम इसको राष्ट्रीय योजना के तहत घोषित कर देंगे। आज तक पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी 3 पत्र भी लिख चुके। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। राज्य के पास पैसे की कमी है, कोरोना की स्थिति है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है बहुत तादाद में, उसको संभालना है चुनौतीपूर्ण, सबके सामने है। और ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के सामने आने वाले समय में 12 जिलों में पंचायतों के चुनाव होंगे और 20 जिलों में 90 शहरी निकाय के चुनाव होते हैं। दोनों चुनाव के लिए आपको चाहिए संगठन। आप अभी तक 5 महीने हो गए, तैयार नहीं कर पाए। सबसे पहले संगठन तैयार कीजिएगा, उसके अलावा आप राजनीतिक नियुक्तियां कीजिएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए। सक्रियता अगर आ गई तो निश्चित रूप से आप जो चुनौती आएगी उसको समा पाएंगे, झेल पाएंगे और निपटा पाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी समस्या यह है कि आपके केंद्रीय नेतृत्व अब तक समझौते के अनुसार कुछ करारने की स्थिति में नहीं आ पाया, जिसको होना चाहिए। ये बात सही है कि 2 दिन पहले ही रघु शर्मा जी, जो कि अजमेर के सांसद रह चुके हैं, और रतनजीत पायलट भी सांसद रहे, दोनों मिलकर के अजमेर गए थे। तो लगता है कि कुछ जिस तरह की स्थितियां चुनौती थी वो कुछ निपटने लगी है। अजय माकन कुछ करने की स्थिति में आ गए, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, राजनीतिक नियुक्ति भी होगी। लेकिन ये समय पर कर देते तो ये स्थिति जो आज खड़ी हुई है चुनौती, जैसे चौधरी जी पहले सचिव थे, आज सचिव नहीं है, तो ये भी कोई ना कोई पद पे आ सकते थे। आम कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ मिल सकता था। 20,000 कार्यकर्ताओं को कुछ दे सकते थे और सक्रियता बढ़ सकती थी, वो नहीं बढ़ पाई। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। इसको किस प्रकार से समन्वय के दृष्टि से किस प्रकार से पूरा किया जाए, क्योंकि अकेले प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने मान लिया कि हम पंचायतों के चुनाव में यदि संगठन सक्रिय होता तो हमारी स्थिति ये नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहां सर, अब इसमें चूंकि डेडलाइन दे दिया शाम जी, ये भी एक बड़ी बात है कि ये डेडलाइन ही दे दी गई है कि 31 दिसंबर तक संगठन का काम पूरा होगा, उसके बाद 31 जनवरी तक राजनीतिक नियुक्तियां पूरी होंगी, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये भी एक दिलचस्प बात है। लेकिन आपने कोरोना की बात की, नीरज जैन साहब, इस बात को केंद्र सरकार भी जब भी कोई बात आती है तो ये कहा जाता है कि कोरोना में हमारा महत्वपूर्ण बहुत लंबा अरसा जो था वो निकल गया। राजस्थान सरकार की भी इस बात को कंसिडर किया जाना ही होगा। लेकिन इसमें क्या शक है कि जब केंद्र सरकार बार बार ये कहती रही है कि हाँ राजस्थान में कोरोना में बेहतर काम हुआ है, तो क्या इस पर सवाल उठते हैं? फिर भी गुंजाइश बचती है जी। कोरोना काल में जब ये कोरोना महामारी शुरू हुई, देश के प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और हमारे प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बात की और कोरोना महामारी से कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई का ही परिणाम था कि उस समय हमने कोरोना पे बहुत कंट्रोल किया। लेकिन पिछले 4 महीने में कोरोना महामारी के कारण राजस्थान का जो बुरा हाल हुआ है, जिस प्रकार हॉस्पिटलों की स्थितियां हुई है, जिस प्रकार मौतें बढ़ी हैं, जिस प्रकार कोरोना काल में जिसे कह सकते हैं कि अव्यवस्थाओं का आलम स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, तो इनको देखते हुए लगता है कि शुरुआती दौर में जो व्यवस्थाओं में हमने सहयोग किया, उस सहयोग को इन्होंने लेना बंद किया। हालत ये हो गई कि आज 8 महीने हो गए, केवल मात्र जैसलमेर के एक प्रवास को छोड़ दो जो कि बाड़ाबंदी में मुख्यमंत्री गए, मुख्यमंत्री जी 8 महीने से राजस्थान की जनता, कोरोना छोड़िए राजस्थान की जनता को नहीं संभाल रहे। हालात ये हो गए, आर्थिक आप जो डावाडोल स्थिति उसकी बता रहा हूँ, कह रहे रोजगार दे रहे, पूरे देश की बात करा रहे। नीरज जी, समय हो गया, आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से? सचिव का कहना मेरा नहीं कहना। 108%। अब मैं आखिरी सवाल, चौधरी साहब, इस सवाल के जवाब की दरकार नहीं है, मेरा सवाल दूसरा है आपसे, उसके बारे में बोलिएगा। किसान आत्महत्या की बात, राजस्थान में 2 साल में 16 किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसानों का कर्जा माफी की बात छोड़िए, हमने आप नीरज जी सुन लीजिए, वो बंद कर दिया। आज बेरोजगारी देश में बोलने के लिए आते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर सहयोग नहीं किया। पीएम के फंड के अंदर चंदा कर रहे, भारतीय जनता पार्टी ने पीएम के फंड में चंदा किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
बच्चे सुरक्षित नहीं है। गुजरात के और मुख्यमंत्री ने चलिए, ठीक है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार किया। ये तमाम काम अब महत्वपूर्ण बात यह है, सुन लीजिए आप दोनों मित्र, अब महत्वपूर्ण बात यह है 2 साल की जो समीक्षा हो रही है, इस तरह से सवाल ये उठता है कि आने वाले जो 3 साल हैं उसमें सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं। जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री खुद ये कह चुके हैं कि सरकार को एक बार फिर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनकी पुनरावृत्ति आने वाले समय में होगी, या अब सरकार केवल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस कर पाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।